कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। अगर हाल ही दिनों में आपका एग्जाम है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके लिए लेकर आए हैं टॉप साइंस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो हाल ही दिनों में जो पेपर हुए हैं उसमें पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में छप सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जिस किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इसमें से पूछा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रकाश वर्ष जो दिया हुआ समय मापन की इकाई है या सुमेलित नहीं है। प्रकाश वर्ष वास्तव में दूरी की इकाई है, ना कि समय की। यह दर्शाता है कि प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है वह लगभग 9.46 गुणे 10 की घात 12 मीटर। कितना? 9.46 गुणे 10 की घात 12 किलोमीटर होती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो यह भी देख लेते हैं। तो नाट जो है या जहाज या विमान की गति की इकाई है, तो यह एकदम सही है। एक नाट बराबर 1.8। एक नाट बराबर होता कितना है? तो एक नाट बराबर जो होता है 1.852 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। कितना किलोमीटर प्रति घंटा होता है? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। नॉटिकल मील दिया तो नॉटिकल मील बराबर समुद्री दूरी की इकाई होती है। एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। एंगस्ट्राम क्या है? तो एंगस्ट्राम बहुत छोटी लंबाई मापने की इकाई है, विशेषकर प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। तो यह भी एकदम सही ऑप्शन है। एक एंगस्ट्राम बराबर होता कितना है? तो एक एंगस्ट्राम बराबर जो होता है 10 की घात -10 मीटर होता है एंगस्ट्राम बराबर। यह भी ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है एग्जाम में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, एकदम सही है। डेसिबल जो है ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, तो यह भी एकदम सही है। अश्वशक्ति जो है शक्ति की इकाई है और एक अश्वशक्ति बराबर जो होता है वह 746 वाट होता है। समुद्री मील जो नौ संचालन में दूरी की इकाई है, यह भी एकदम सही है। परंतु ऑप्शन डी जो दिया सेल्सियस या उष्मा की इकाई दिया हुआ, यह गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। सेल्सियस वास्तव में तापमान की इकाई है, उष्मा की नहीं। उष्मा की एसआई इकाई जो है जूल है। बाकी जो सारे ऑप्शन दिए या सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। तो अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्न में से कौन सा एक सही कथन नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा एक सही कथन नहीं है, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो कैथोड किरण ऋण आवेशित कण है, तो एकदम सही है। कैथोड किरणें सभी गैसों से उत्पन्न होती हैं, यह भी एकदम सही है। इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं के मूल अवयव हैं, तो यह भी एकदम सही है। इलेक्ट्रॉन जो है सभी परमाणुओं के मूल अवयव है। ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है? तो ऑप्शन डी जो दिया हुआ है हाइड्रोजन आयनों में कोई प्रोटॉन नहीं होता, तो या जो है या गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन आयन वास्तव में सिर्फ एक प्रोटॉन ही होता है, क्योंकि एक सामान्य हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब यह इलेक्ट्रॉन खो देता है तो सिर्फ प्रोटॉन बचता है, अतः हाइड्रोजन आयनों में कोई प्रोटॉन नहीं होता, या गलत कथन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। तो अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है केचुआ, जिसे अर्थवर्म भी बोलते हैं, निम्न में से किस प्राणी संघ से संबंधित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी एनेलिडा। एनेलिडा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। केचुआ का शरीर खंडों में बटा होता है, इसलिए यह एनालिडा संघ में रखा गया है। एनालिडा शब्द लैटिन शब्द एनुलस अर्थ छल्ला, अर्थ में जिसका है छल्ला या रिंग से बना। इसका शरीर प्रखंड दिखाई देता है और ये वृत्ताकार तथा लंबवत पेशियों से युक्त होते हैं। उदाहरण के तौर पर केचुआ, जोक आदि। बाकी विकल्पों की बात करें तो आर्थ्रोपोडा जो है जिनके पैर जोड़ों वाले होते हैं, जैसे कीट, मकड़ी, केकड़ा आदि। मोलस्का जो है जिनका शरीर मुलायम और खोल से ढका होता है, जैसे घोंगा, ऑक्टोपस आदि। प्रोटोजोआ की बात करें तो एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। तो अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाला रोग सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाला रोग सुमेलित नहीं है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए दिया है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से रिकेटस और ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। बच्चों में रिकेटस और बड़ों को ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है, तो इसे हिंदी में अस्थि रुग्णता कहते हैं, तो यह एकदम सही है। नियासिन जो है
पेलाग्रा रोग बोला है, तो यह भी एकदम सही। नियासिन, जिसका जो कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम है, इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है। कोबालामिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है, इसकी कमी से जो होता है संघात्मिक रक्ताल्पता रोग होता है, यह भी एकदम सही है। राइबोफ्लोविन, जो कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम है, इसकी कमी से दिया हुआ बेरी-बेरी रोग, तो यह गलत हो जाएगा। विटामिन B2 की कमी से बेरी-बेरी रोग नहीं होता। बेरी-बेरी रोग जो होता है विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसको थायमिन भी बोलते हैं, तो यह चीज ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बेमेल है, मतलब यह विकल्प गलत है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। तो अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। आपसे पूछा कि खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हेलोफाइटा कहते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हेलोफाइटा वह पौधे हैं जो खारे या लवणीय मिट्टी और जल में उग सकते हैं। ये पौधे लवण सहनशील होते हैं और समुद्र तटों, मैंग्रोव क्षेत्रों आदि में पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंग्रोव, सालिकर्निया, एटीप्लेस आदि। बाकी विकल्प क्यों गलत है, तो हाइड्रोफाइटा जो है या जल में उगने वाले पौधे जैसे कमल, जलकुंभी है। माइक्रोफाइटा जो है ये बड़े जल पौधे जो जल या उनके पास उगते हैं। ज़ेरोफाइटा जो है या सूखे क्षेत्रों, रेगिस्तान में उगने वाले पौधे जैसे कैक्टस, अगावे और आदि। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछा कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सोनार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सोनार, जिसे बोलते हैं साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, एक यंत्र है जो ध्वनि तरंगों के परावर्तन का उपयोग कर पानी के अंदर स्थित वस्तुओं जैसे पनडुब्बी, चट्टान, डूबी हुई जहाज आदि की स्थिति और दूरी और गहराई का पता लगाता है। यह तकनीक ध्वनि तरंगों के प्रतिध्वनि यानी कि इको पर आधारित होती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो ऑडियोमीटर जो है मानव श्रवण क्षमता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर जो है बहुत छोटे छोटे विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्न में से असत्य यानी कि गलत कथन कौन सा, चलिए बताइए। निम्न में से असत्य यानी कि गलत कथन कौन सा, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए दिया ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं, तो यह एकदम सही है। ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। जूल प्रति सेकंड को 1 वाट कहते हैं, तो यह भी सही है। जूल प्रति सेकंड को 1 वाट कहते हैं। 1 वाट उस अभिकर्ता की शक्ति है जो 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है, तो यह भी सही है। ऑप्शन डी दिया 1 किलोवाट घंटा में 3 × 10⁵ जूल होते हैं, तो यह गलत हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा में 3.6 × 10⁶ जूल होते हैं, तो यह सही होगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल होता है, ना कि 3.6 × 10⁵ जूल, तो यह सही नहीं है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों विकल्प सही हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। आपसे पूछा है कि कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो यानी कि फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स कहलाता है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एड्रिनल हार्मोन्स इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एड्रिनल हार्मोन को ही आमतौर पर लड़ो या भागो हार्मोन कहा जाता है, या अधविक्र ग्रंथि के मज्जा भाग से स्रावित होता है। यह हार्मोन तनाव, भय, उत्तेजना या खतरे की स्थिति में शरीर को तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार करता है। इसका जो मुख्य प्रभाव है वह हृदय गति बढ़ाता है, रक्तचाप बढ़ाता है, श्वसन दर बढ़ाता है, मांसपेशियों में रक्त प्रवाह बढ़ाता है, ग्लूकोज का स्तर बढ़ाकर शरीर को ऊर्जा देता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सिलिकॉन। सिलिकॉन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन, जिसका प्रतीक है SI, एक उपधातु है। इसमें धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं। यह अर्धचालक पदार्थ है, इसलिए इसका उपयोग कंप्यूटर चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में किया जाता है। उपधातुएं सामान्यतः आवर्त सारणी में धातु और अधातु के बीच पाई जाती हैं। मुख्य उपधातुएं बताएं आपको तो बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी और टेल्यूरियम, ये सभी जो है मुख्य उपधातुएं हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो ब्रोमीन जो अधातु है या तरल अवस्था में पाई जाती है। सीसा जो है धातु है और सोना जो है एक बहुमूल्य धातु है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है खट्टे फल जो रसोई के आवश्यक घटक हैं में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है, यह आपसे पूछा है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है एस्कॉर्बिक अम्ल के रूप में जाना जाता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है, या मुख्य रूप से खट्टे फलों में पाया जाता है, या
या जो है विटामिन सी जो है इसका रासायनिक नाम जो है वह है एस्कॉर्बिकम। इसकी कमी से जो रोग होता है वह स्कर्बी रोग होता है, या मुख्य रूप से खट्टे फलों में पाया जाता है, या प्रतिरक्षण तंत्र को मजबूत करता है और स्कर्बी नामक रोग से बचाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तब उसमें त्वरण होता है, या त्वरण किस बल के कारण होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, या वस्तु बल को नीचे की ओर खींचता है जिसमें उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। इस त्वरण को गुरुत्वीय जनित त्वरण कहते हैं, जिसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। पृथ्वी की सतह पर इसका औसत मान जो होता है कैब स्मॉल जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, आयोडीन का प्रयोग भोजन में किसकी उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है। आपसे पूछा कि आयोडीन का प्रयोग भोजन में किसकी उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टार्च इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आयोडीन का उपयोग स्टार्च की पहचान के लिए किया जाता है। जब आयोडीन घोल को किसी पदार्थ में डाला जाता है तो यदि उसमें स्टार्च मौजूद है तो उसका रंग नीला काला हो जाता है। यह एक रासायनिक परीक्षण है जो विद्यालयी प्रयोगशालाओं में समानता देखा जाता है। वसा की बात करें तो वसा की जांच के लिए सूडान थर्ड या फिल्टर पेपर परीक्षण किया जाता है। विटामिन की पहचान के लिए आयोडीन का उपयोग नहीं किया जाता। प्रोटीन की पहचान के लिए बायोरेट परीक्षण किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आपसे पूछा है कि रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हेमेटोलॉजी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हेमेटोलॉजी ग्रीक शब्द रक्त हेमिया और लोजिस यानी कि रक्त और अध्ययन से बना है। यह विज्ञान की वह शाखा है जो रक्त और रक्त कोशिकाओं, अस्थिमज्जा और उससे जुड़ी बीमारियों का अध्ययन करती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो ऑन्कोलॉजी इसमें कैंसर के अध्ययन से संबंधित है। सेरोलॉजी जो है यह रक्त सीरम और प्रतिरक्षाओं का अध्ययन करते हैं। सिस्मोलॉजी में भूकंपों के अध्ययन से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, पड़हरित जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं, परहरित वर्णक कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरित लवक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जिसे क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। पड़हरित एक हरा वर्णक है जो प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हरित लवक के अंदर पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। यह केवल पादप कोशिकाओं और कुछ सयालों में पाया जाता है। लाइसोसोम की बात करें तो यह कोशिका की आत्मघाती थैली है, पाचन एंजाइम रखता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो यह कोशिका का पावर हाउस है, एटीपी ऊर्जा बनाता है। राइबोसोम की बात करें तो यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक का उपयोग मिश्रण से कोलाइडल कणों को अलग करने के लिए किया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अपकेंद्रण इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अपकेंद्रण वह प्रक्रिया है जिसमें तेज घूर्णन द्वारा कोलाइडल या ठोस कणों को तरल से अलग किया जाता है। जब मिश्रण को अपकेंद्री बल से घुमाया जाता है तो भारी कण नीचे की ओर जम जाते हैं और हल्के ऊपर रह जाते हैं। यह विधि प्रयोगशालाओं में रक्त दूध कोशिकाओं आदि को अलग करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, यदि किसी ध्वनि तरंग की निश्चित वेग पर आवृत्ति बढ़ाई जाए तो उसकी तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन, यदि किसी ध्वनि तरंग की निश्चित वेग पर आवृत्ति बढ़ाई जाए तो उसकी तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह आपसे पूछा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तरंग दैर्घ्य घटेगी। क्यों, तो जान लेते हैं। ध्वनि या किसी भी तरंग के लिए मूल संबंध जो होता है वो होता है बी बराबर एफ यानी कि आवर्ती गुणे लैम्डा यानी कि लैम्डा, जहां पर बी जो है तरंग का वेग है, एफ जो है आवृत्ति है और लैम्डा जो है तरंग दैर्घ्य है। अब यदि वेग यानी कि वेग निश्चित है और आवृत्ति बढ़ाई जाती है तो समीकरण के अनुसार जो होगा वो होगा लैम्डा बराबर आपका हो जाएगा वेग अपॉन आवृत्ति हो जाएगा। अर्थात आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंग दैर्घ्य घटेगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है यह पूछा है, यदि लाइसोसोम को कोशिका के आत्मघाती थैली कहा जाता है। आपसे पूछा कि यदि लाइसोसोम को कोशिका के आत्मघाती थैली कहा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, यह आपसे पूछा है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रश्न का राइट आंसर
आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यह ऊर्जा उत्पादन करता है या ग्लूकोज को एटीपी यानी कि एडोसिन ट्राइफॉस्फेट नामक ऊर्जा अणु में परिवर्तित करता है। एटीपी को ही ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है, एनर्जी करेंसी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, जब हम एक स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसमें संचित ऊर्जा का रूप होता है, क्या होता है? आपसे पूछा कि जब हम एक स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसमें संचित ऊर्जा का रूप होता है, क्या होता है? आपसे पूछा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थितिज ऊर्जा होता है। जब किसी स्प्रिंग को खींचा या दबाया जाता है तो उसमें इलास्टिक यानी कि लचीली स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है और यह ऊर्जा स्प्रिंग की विकृति के कारण उत्पन्न होती है और स्प्रिंग को अपने मूल रूप से लौटते ही या कार्य करने में सक्षम होती हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो गतिज ऊर्जा जो है यह वस्तु की गति से जुड़ी होती है, पर स्प्रिंग स्थिर अवस्था में ऊर्जा संचित करता है। गुरुत्वीय ऊर्जा जो है यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित होती है। विद्युत ऊर्जा जो है विद्युत आवेश से संबंधित होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? आपसे पूछा है कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न ऊर्जा स्तरों या कोषों में व्यवस्थित रहते हैं। किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का निर्धारण सूत्र से होता है। क्या होता है? तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स बराबर 2n² होता है, जहां पर k कोष बराबर होता है n/1, मतलब कि 2 गुणे 1² बराबर 2 इलेक्ट्रॉन। L कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, M कोष में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन, N कोष में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन। परंतु बाह्यतम कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। यही ऑक्टेट नियम कहलाता है। यह नियम रासायनिक स्थिरता को दर्शाता है। जब किसी तत्व के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यह निष्क्रिय होता है, जैसे निष्क्रिय गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन आदि। तो ये रहे आपके टॉप साइंस क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। आपको एक एक प्रश्न आने चाहिए, जो भी क्वेश्चंस ना बने उनको आप बार बार रिवीजन करिए, कॉपी पेन में नोट कर लीजिए और एक सेट बनाइए। जो भी क्वेश्चंस ना बने आपको उसको रिवीजन करना है बार बार। देखिए आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है, केचुआ निम्न में से किस प्राणी संघ से संबंधित है? आपसे पूछा कि केचुआ निम्न में से किस प्राणी संघ से संबंधित है। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं वीडियो में नहीं बोलता आपसे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप वीडियो से कनेक्ट रहें, तो आपका फर्ज बनता है कि आप वीडियो को बिना मेरे कहे वीडियो को लाइक कर दीजिए करिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए करिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल।